हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच झारखंड सहायक आचार्य में जो पहला क्लास हम लोग का हिस्ट्री का है, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, आप लोग जान जाइए। हम लोग को पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आज हम लोग जो भारत का इतिहास है, जो प्राचीन काल का है, उसके बारे में हम लोग उसको जानेंगे। स्रोत किस प्रकार से हम लोग को उसको करना है, पहला ही टॉपिक आप देख पाइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो क्या क्या स्रोत है, कैसे हम लोग जान सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम लोग स्क्रीन में सबसे पहले देखिए कि क्या क्या माध्यम है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर एक एक करके करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले दिख रहा है प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो इतिहास का स्रोत, इतिहास जानने का क्या क्या स्रोत है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला साहित्य स्रोत है, सेकंड में देखिए विदेशी स्रोत है, और थर्ड में देखिए पुरातात्विक स्रोत है। अब तीनों को एक एक करके हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन टाइप से देखेंगे केवल, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कोई किसको देखेंगे, साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में दो को आ रहा है, कौन कौन है गुरुजी? पहला में देखिए धार्मिक स्रोत, और दूसरा में देखिए लौकिक स्रोत। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं धार्मिक के अंतर्गत कौन कौन है। धार्मिक में देखिए आप देख पा रहे होंगे ब्राह्मण साहित्य, वेद ज्ञान, उपनिषद है, आरण्य है, पुराण है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। ये सभी स्रोत किस प्रकार का है? ये सभी स्रोत आप देख पा रहे होंगे, ये सभी धार्मिक स्रोत हैं। उसी प्रकार लौकिक स्रोत के अंतर्गत अगर आइएगा, उससे पहले हम लोग यहाँ देख लीजिए, इसका एक और भाग है जिसको ब्राह्मणोत्तर स्रोत है, जिसमें दो को आएगा। कौन कौन है? एक है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। तो दोनों को यहाँ आप लोग देख लीजिए, एक है यहाँ पे बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। उसके बाद लौकिक के अंतर्गत आइएगा तो आपको तीन फिर से देखने के लिए मिलेगा। एक है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है जीवनी ग्रंथ, तीसरा है गल्प साहित्य। तो ये तीन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन वाला? हम लोग देखें साहित्य स्रोत में धार्मिक और लौकिक दोनों देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं किसमें गुरुजी? हम लोग देखेंगे विदेशी स्रोत के अंतर्गत, विदेशी विवरण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा। नीचे आइएगा तो आपको तीन देखने को मिलेगा। एक है रोमन, सेकंड में है चीनी यात्री, और थर्ड में देखिएगा अरबी है। ये लोग जो आए थे उन्हीं के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहले रोमन में देखिए, रोमन के अंतर्गत देखिए पहला में है क्या, टेसियस, जो कि ईरान के थे। हेरोडोटस, इतिहास का पिता, आप लोग जानते हैं। सिकंदर के साथ कौन आने वाले थे, आए थे? कौन है? विद्वान नियाकार्स है, और आनेस टेक्रिसर एवं अरिस्टोबुल्स। फिर है मेगास्थनीज के नाम सुने हैं, जो कि इंडिका बुक लिखे हैं। किसके दरबार में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे बढ़िएगा, जो बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का बेटा रहते हैं, उसके दरबार में एक राइटर फिर से आते हैं। कौन है वो है डाइमेकस, याद रखिएगा। और अशोक, जो कि चंद्रगुप्त का नाती रहता है, और किसका बेटा रहता है? बिंदुसार का बेटा। उसके दरबार में कौन आए थे गुरुजी? इसके दरबार में आए थे डायनोसियस। तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़िएगा, जो कि ज्योग्राफी लिखे हैं टोलमी, उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिल्सनी है, फिर ये नेचुरल हिस्ट्रिकल लिखे हैं, मतलब तो प्रकृति वाला। और उसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे चीनी यात्री के अंतर्गत। तो चाइनीज के अंतर्गत आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाहियान आते हैं, सुंग आते हैं, सुंग युंग है, और हेनसोंग आते हैं, और इतिसंग आते हैं। चार ठुक आपको देखना है। फिर देखें यहाँ अरबी में कौन कौन है गुरुजी? अरबी में आइएगा तो सबसे पहले सुलेमान देखने को मिलेगा, अल मसूदी मिलेगा, अल बरूनी, जो कि तहकीत ए हिंद लिखे हैं लेखक, और एक है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। तो ये सारा चीज़ आपका स्रोत है। सबसे स्रोत आपका मेन क्या है गुरुजी? आप स्रोत देखिएगा तो आपको तीन स्रोत देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। कौन कौन है? साहित्य स्रोत, विदेशी यात्रा स्रोत, और पुरातात्विक विभाग। यहाँ तक हो गया। अब सबसे हम लोग देखते हैं थर्ड वाला में क्या है, पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग में क्या क्या है? अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक भवन है, मूर्तियां हैं, और चित्रकला है। तो ये आप सभी आपका प्राचीन इतिहास का स्रोत हो गया। इसको आप डिटेल से पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम क्वेश्चन यहीं में से लाए हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन रहेगा देखने के लिए कितने का आप लोग सही कर पाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ इंट्रोडक्शन टाइप से बता दिए हैं कि आखिर प्राचीन इतिहास हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। अगर आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग बोलिएगा तो इसका थ्योरी क्लास भी एक एक करके लिया जाएगा। आज पहला है एमसीक्यू के द्वारा हम आप लोग के बीच लाने की कोशिश किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग के बीच में पहला क्वेश्चन स्क्रीन में
देखने के लिए मिल रहा है। चलिए पहला आ चुका है, पहला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? क्या चीज भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है किस वेद को? ऑप्शन देखिए, ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी में है अथर्ववेद। किसको बोला जाता है बताइए संगीत का जनक? सभी को जवाब दीजिए। पहला के जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं लोग, सभी का बिल्कुल सही है, यानी सामवेद को बोला जाता है संगीत का वेद। उसी प्रकार अगर आप देखिएगा यहाँ ऋग्वेद, इसको बोला जाता है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद ये सबसे नवीन है। यहाँ आप लोग सी लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ सब उसका चित्र देख लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में अच्छा होगा। यही है सामवेद का चित्र, देख पा रहे हैं इस प्रकार से चित्र डाल दिए हैं, फोटो डाल दिए हैं ताकि आपका माइंड में बैठ जाए, आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में जो सिक्का यूज होता था उस सिक्का को क्या बोला जाता था? आपको उसी को जवाब देना है। देखिए क्या कहा जाता था उसको जवाब देना है। साहित्य में कार्सनपन कहा गया है, तो इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है आहत सिक्के, सेकेंड में है देखिए सादा सिक्के, और सी में है चांदी के सिक्के, डी में है सोने के सिक्के। कौन होगा? हम लोग देखे थे पंचमार्ग या आहत के सिक्के। तो ये नंबर आप लोग लॉक कर दीजिए, जितने कोई ए के साथ में जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए, सबसे पहले जो आहत सिक्का के होते कैसे हैं उसको हम चित्र लाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग आराम से समझ पाइएगा। देखिए इस प्रकार से रहता है आहत सिक्का, इसमें बनाया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे कोई राजा का व्यक्ति का बनाया गया है, उल्लू दिख रहा है, कुछ चित्र बनाया हुआ रहता है। यानी आहत सिक्का में कुछ बनाया हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। हम लोग वही वर्तमान में जो सिक्का यूज करते हैं उसमें 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया लिखा हुआ रहता है, लेकिन आहत सिक्का में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, कितना का है पता नहीं चल पाएगा। उसमें कोई चित्र जानवर का हो गया, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, इस सब का फोटो बना हुआ रहता है, चित्र बना हुआ रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? मतलब भारतवर्ष का जिक्र किया गया है कौन सा अभिलेख में, उसको बताना है। बताइए किस अभिलेख में किया गया है भारतवर्ष का, उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयाग, दूसरा में है जूनागढ़, तीसरा में नासिक और चौथा में है हाथी गुफा। चलिए जवाब दीजिए कितने को सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, उसको बताना है। तो जितने कोई जा रहे हैं डी के साथ हाथी गुफा, बिल्कुल सही है। ये हाथी गुफा कहाँ है गुरुजी? आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा में मिलेगा। ये उड़ीसा में है, उदयगिरी नाम का एक पर्वत है, वही पहाड़ में ये गुफा दिखाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में है। आप लोग यहाँ पे यहाँ डी होगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी यहाँ सी लिखा गया है, इसको डी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, सभी को आप लोग टीचर बनने वाले हैं, सभी को आप लोग गुरुजी बनने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, हम लोग को अच्छा से पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का। तो चलिए हाथी गुफा को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार था। देखिए चित्र के माध्यम से आप लोग हाथी गुफा को देख पाइएगा। देखिए यही है हाथी गुफा, आप लोग के सामने हाथी गुफा को हम दिखाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग का याद ज़्यादा दिन तक याद रह पाए, आपका माइंड में हो जाए। देखिए ये है पहाड़ को काट के बनाया गया है। कौन सा पहाड़ है गुरुजी? ये उड़ीसा में है, उदयगिरी पहाड़ का नाम है, वही पहाड़ में ये वाला गुफा बनाया गया है। पत्थर को काट के, पहाड़ को काट के बनाया गया है। चलिए इसी में भारतवर्ष का पहली बार जिक्र किया गया है अभिलेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ रहा है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। 4 आपसे पूछ क्या रहा है? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन थे? मोहम्मद गजनवी, आप लोग नाम सुने होंगे। भारत आने वाले को बताइए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। पहला है इतिसंग, सेकेंड में है इब्न बतूता, सी में देख पा रहे हैं संयुगन और डी में है अलबरूनी। बताइए मोहम्मद गजनवी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप लोग? मोहम्मद गजनवी का आप लोग जानते हैं वो भारत में लगभग 1001 से लेके 1027 तक, 1027 तक, 1027 तक लगभग कितना बार? 17 बार आक्रमण करते हैं। सबसे फेमस आक्रमण कौन सा रहता है? 1025 का जो आक्रमण रहता है, सोमनाथ को लूटते हैं, सोना चांदी, सोमनाथ मंदिर सुने होंगे आप लोग, बहुत फेमस रहता है। उसी इसके साथ कौन आते हैं? डी को लॉक कर दीजिए। अल बरूनी नाम के जो व्यक्ति थे वो इन्हीं के साथ आए थे। उनका एक बुक है, कौन सा बुक है गुरुजी? बुक का नाम है किताब उल हिंद। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अल बरूनी के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद करके नाम लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए डी को और आगे बढ़ते हैं।
कब? तो 17 बार भारत में आक्रमण किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे फेमस आक्रमण कौन सा? 1025 का था, जिसको सोमनाथ मंदिर को ये लोग लूट लिए थे। भारत में 17 बार आक्रमण किए थे ये लोग, 1001 से लेके 1027 के बीच में लोग भारत में आक्रमण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चित्र देख लीजिए। आप लोग के बीच में यही है अल बरूनी, देखिए इसका चित्र देखिए, अल बरूनी इसी को बोला जाता है। फोटो डाल दिए हैं आप लोग को समझने के लिए, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 5। 5 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे गुरुजी? 5 नंबर देखिए पूछ रहा है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आपको बताना है जो मेगास्थनीज था किसका राजदूत था। ऑप्शन ए सिकंदर का, चंद्रगुप्त मौर्य का, प्रथम का, और चंद्रगुप्त मौर्य बोलिए, हाँ प्रथम नहीं होगा, समझ पा रहे हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय। एक जगह मिटा दीजिए तभी हो पाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, चंद्रगुप्त बोलिए, एक जगह द्वितीय रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोलिए यहाँ किसमें? डी में, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए जो मेगास्थनीज, इसको रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ देखिए उसका क्या पूछा है? राजदूत पूछा है ना, तो इसको प्रथम द्वितीय रहने दीजिए, आपसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग गुप्त साम्राज्य के रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। तो यहाँ से पूछा जा रहा है किसके राजदूत थे? आप लोग जानते हैं ये राजदूत रहते हैं किसका? सेल्यूकस निकेटर का, यानी आप लोग इसको सी को लॉक कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फंसने की संभावना है। जो मेगास्थनीज रहते हैं ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत रहते हैं, लेकिन सिकंदर महान जो रहते हैं उसका सेना नायक ये रहते हैं। सिकंदर जब वापस जाते हैं अपना मकदुनिया जाने कम्र में, बेबीलोन नामक स्थान में उसका मृत्यु हो जाता है, तो सेल्यूकस निकेटर फिर से वापस भारत में आते हैं और चंद्रगुप्त के साथ युद्ध करते हैं। उस युद्ध में हार जाते हैं, तो अपना बेटी को, जिसका नाम रहता है हेलेना, उसको शादी कर दिया जाता है किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये लोग मौर्य वंश का नहीं है, ये लोग दोनों कहाँ के हैं? ये लोग गुप्त वंश के हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोग अभी के लिए सी लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। चलिए आप लोग देखते हैं किस प्रकार से ये बुक, देखिए यही है आपका, क्या है? यही है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया बुक। बुक का नाम देखिए, क्या नाम है? इंडिका। बार बार एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है, आगे भी आएगा, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक क्या नाम है उसका? उसका नाम है अष्ट अध्याय। ये किसके द्वारा लिखा गया है उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है चाणक्य के द्वारा, दूसरा में है पाणिनि, तीसरा में हेनयान, और चौथा में चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी को जानते हैं, क्या जानते हैं गुरुजी? कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त प्रथम के प्रधानमंत्री, सॉरी प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहते हैं, जो कि कौन बुक लिखते हैं? अर्थशास्त्र लिखा जाता है, अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और जो क्वेश्चन है अष्टाध्याय व्याकरण संस्कृत का, उसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। आप लोगों का सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे जाने से पहले पहले चित्र देख लीजिए। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए यही पाणिनि है जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यही पाणिनि है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है क्या? अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला व्याकरण बोल सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत क्या नाम है? चचनमा। देखिए ध्यान रखिएगा, चचनमा में सुरक्षित है, मतलब उसको लिखा गया है किसके द्वारा उसको बताना है। और जजनमा है उसको कौन लिखे हैं उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है चाणक्य, दूसरा में है अली अहमद, 3 में हिनयान, और 4 में है चंद्रगुप्त। आप सभी जानते हैं चचनमा आखिर है क्या गुरुजी? ये कश्मीर के बारे में जो राजा आक्रमण किए थे, कौन कौन किए थे? जवाब दीजिए। उस राजा का नाम है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब किया गया था? 712। ध्यान रखिएगा, 712 सिंध प्रांत था कश्मीर के अंतर्गत, उसको, और किसको हराया गया था? दाहिर, वहाँ का राजा दाहिर रहते हैं, उसको हराते हैं। तो उसी को कौन देखे थे अपना आंख से? अली अहमद के द्वारा देखा गया था, और बुक लिखे थे, उसका नाम है चजनमा। उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो लोग किसको कीजिएगा? बी को लॉक कर दीजिए। तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया चचनामा है, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। वहाँ पे जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था पहली बार 712 में। 11-12 कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा। 11-12 भी रहेगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। 11 या 12 रहेगा, दो में से किसी एक के रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी के लिए बी लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में जाने से पहले बुक का देख लीजिए संस्करण, यही चचनामा है, इन्हीं के द्वारा आपको पता चलता है कि कश्मीर का इतिहास, कश्मीर में आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन 8 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कल्हन द्वारा रचित पुस्तक, कौन सा पुस्तक रचे हैं, उसका नाम है राज तरंगे, राज तरंगनी। बताइए ये कहाँ के बारे में बताता है, उसको बताइए। वहाँ हम लोग सिंध के बारे में देखे थे। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है आपका अरबों का आक्रमण, बी में है अर्थशास्त्र, सी में है कश्मीर और डी में है बुद्ध की जीवनी। किसके बारे में बताता है, तो ये जो कल्हन लिखे हैं ये स्पेशल कश्मीर के बारे में बताता है, ये कश्मीर के बारे में। तो आप लोग बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र जानते हैं कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए या चाणक्य बोलिए, एक ही नाम है। ये अरब आक्रमण अभी हम लोग देखे थे 712, जो कि सिंध प्रांत में किया जाता है। सिंध प्रांत के राजा कौन रहते हैं, दाहिर रहते हैं, उनको हराया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ध्यान रखिएगा 7 और 8 क्वेश्चन में समझ जाइए। 7 वाला में था क्या, वहाँ सिंध प्रांत के बारे में बात किया गया था। 8 वाला में आपसे पूछ रहा है कश्मीर का इतिहास, जो राज तरंगी लिखा गया है किसके द्वारा, कल्हन के द्वारा। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए। किसको लॉक कीजिए गुरु जी, लॉक कीजिए सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आ चुका है, देखिए यहाँ कश्मीर की इतिहास देख लीजिए। आप लोग कश्मीर गए होंगे, अगर नहीं भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देख लीजिए कश्मीर के बारे में दिखाया गया है। वहाँ का जो बुलर झील है वही के इतिहास के बारे में आपको बताता है, तो आपको चित्र डाल दिए हैं ताकि आप समझ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शन दिखाएंगे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है जिसमें स्त्री को जूहा और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें बताया गया है उसको बताना है। चलिए अब ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन आप लोग के बीच आ चुका है। ऑप्शन 1 में देखिए मैत्रीनीय संहिता, बी में है कथा वस्तु में, कथा वस्तु में सेम हो गया है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर और डी में देखिए राज तरंगी में, तरंगनी में। कहने का मतलब है मनुष्य का जो दोष है, क्या क्या दोष है, क्या क्या दोष है उसको बताया गया है। सबसे पहला है जैसे जूहा हो गया, शराब हो गया और तीसरा स्त्री। ये मनुष्य का नुकसान है, मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है, वो बताया जा रहा है। तो इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग ए लॉक कर दीजिए। ए में क्या है गुरुजी, मैत्रेयनी संहिता के अंतर्गत ये चीज बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का बर्बादी का, मनुष्य बोले तो पुरुष को बोला जा रहा है, जूहा खेलता है, शराब पीता है, फिर स्त्री को भी बताया गया है कि वो उससे बर्बाद होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। 10 का जवाब दीजिए आप लोग। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ है कौन सा है, उसको बताना है। सबसे पुराना ग्रंथ किसको बोला गया है उसको देना है जवाब। ए देखिए वायु पुराण, बी देखिए विष्णु पुराण, सी देखिए भगवत और डी देखिए मत्स्य पुराण। किसको सबसे पुराना बताया गया, सबसे प्राचीन बताया गया है। जवाब दीजिए, सभी को जवाब दीजिए, सभी के जवाब हम देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कितने कोई लॉक कर रहे हैं ए, कितने कोई बी, कितने कोई सी, कितने को डी। जितने कोई डी लॉक कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही है, यानी डी वाले आप लोग बिल्कुल सही है, मत्स्य आपका राइट हो जाएगा, यानी डी आपका लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के बीच में जाने से पहले इसका चित्र डाल दिए हैं। मत्स्य पुराण है उसका देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। आपको समझने में आसानी होगा बोल के हम चित्र डालने की कोशिश किए हैं। कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, इसी प्रकार क्लास आपका लाया जाएगा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो आप लोग का सिलेबस फ्री में कंप्लीट कराया दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है। ए में है 18, बी में है 108, सी में है 4 और डी में है 6। बताइए कौन होगा। पुराण आप लोग जानते हैं इसमें टोटल 18 है, तो ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। ए के साथ जितने को जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही है। 11 का ए कितने को लॉक किए हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्रीन में आ चुका है। देखिए 12 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन है, कौन सत्य है उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए विष्णु पुराण, ये मौर्य वंश के बारे में बताता है बोला जा रहा है। दूसरा में है मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन राजाओं के बारे में बताता है। और सी में देखिए वायु पुराण जो कि गुप्त राजवंश के बारे में बताता है। तो यहाँ बिल्कुल तीनों का तीनों सही है, यानी डी लॉक कर दीजिए। आपसे सही पूछा था, यानी बिल्कुल आप लोग का सभी का सही हो जाएगा। ये विष्णु पुराण के बारे में, मौर्य वंश के बारे में बताता है। मत्स्य पुराण ये आंध्र प्रदेश में क्या है, सातवाहन राजाओं के बारे में। और वायु पुराण जो कि गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सभी को डी लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 आपसे क्या पूछ रहा है गुरुजी,
13 आपसे पूछ रहा है, देखिए 13 का जवाब दीजिए। 13 है कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। कौन सा वेद में कन्याओं का मतलब स्त्रियों का, महिलाओं का जो जन्म होता है उसका निंदा किया गया है, शिकायत किया गया है? ऑप्शन देखिए, पहला में है ऋग्वेद, दूसरा में है यजुर्वेद, तीसरा में है सामवेद और चौथा में है, क्या है चौथा में? अथर्ववेद। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने कोई 13 का कौन आंसर होगा बताइए? 13 के साथ जो भी जा रहा है अथर्ववेद के साथ में, डी के साथ में, बिल्कुल सही है। डी लोग कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग थोड़ा यहाँ जान लीजिए, थोड़ा सा जानकारी आप लोग को भी मिलना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखिए कि आखिर इसमें वेद के अंतर्गत आखिर अध्ययन क्या चीज़ का किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है गुरुजी? इसमें आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया है। आयुर्वेदिक मतलब जड़ी बूटी दवा, उसके बारे में। अगर आगे बढ़िएगा यहाँ यजुर्वेद में, यजुर्वेद में क्या बारे में बताया गया है बताइए? यजुर्वेद में धनुष मतलब आप समझिए सेना का काम करने वाला, धनुष विद्या, कला, युद्ध, इसी के अंतर्गत आता था। और यहाँ सोम संगीत, संगीत आप लोग जानते हैं, संगीत का जनक भी बोला जाता है। और डी में बोलिएगा अथर्ववेद में, ये शिल्प कला, इंजीनियर समझिए, बिल्डिंग घर दूरा बनाने का काम किया जाता है इसके अंतर्गत। ये 4 पॉइंट बताए हैं, चारों पॉइंट का आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पक्का पूछेगा बाबू लोग, मैया लोग, फिर मत बोलिए गुरुजी आप तो बताए नहीं, हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर आ चुका है 14। 14 आपसे पूछ रहा है, देखिए किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं। अगर अभी आप लोग का गलती हुआ ना तो समझ लीजिए कि आप लोग बेकार पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी तुरंत बताए हैं। ऑप्शन ए में देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो संगीत के बारे में सामवेद यानी सी को लॉक कर दीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है, कुछ देर पहले ही इसका आंसर बताए थे। चारों के बारे में बताए हैं, चारों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद नहीं है तो लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का बीच आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। देखिए पहला ऐसा वेद रहता है जिसमें गद्य पद दोनों में लिखा गया था। ऑप्शन देखिए ऋग्वेद, दूसरा में है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 15 का किसको लॉक कर दे गुरुजी? बी को लॉक कर दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो बी को लॉक कर देते हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें दोनों के माध्यम से लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर चित्र दिखा दिया गया है यजुर्वेद का, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, देखिए 16 नंबर पूछ रहा है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, कहाँ मिलता है? यज्ञ का जो विधि विधान का जो नियम है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद में ही मिलता है, तो एक आप लोग लॉक कर दीजिए, ये लॉक कर दीजिए, आप लोग को बिल्कुल सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन में आ चुका है। 17 आपसे पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के रचाओं को पढ़ने वाला ऋषि को क्या कहते हैं? बताइए। जो ऋग्वेद है उसका रचाओ मतलब उसको जो है लिखा गया, उसको पढ़ने वाला को क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में है होत्री, बी में है अर्धवायु और सी में है उद्रेत। क्या बोला जाता है बताइए? बताइए जल्दी, सभी को बताइए। तो जितने कोई ऋग्वेद वाला में ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, होत्री बोला जाता है। उसी प्रकार अगर आप लोग बोलिएगा क्या है गुरुजी? बी में है क्या? बी में है आपका अर्धयु, किसको बोला जाता है? जो आयुर्वेदिक पढ़ते हैं उसको बोला जाता है, आयुर यजुर्वेद को बोलते हैं उसको। और देखिएगा उदरता, ये इसमें किसके अंतर्गत आ जाएगा? कौन सा गुरु? सोमवेद। सोमवेद के अंतर्गत ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद आप लोग समझ गए, तीनों को याद कर लीजिएगा। ये अभी आपको पूछा गया है ए वाला, हो सकता है कल आपको पूछ दे बी वाला, सी वाला। तो सारा चीज़ को इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका दिक्कत नहीं हो। और एक चीज़, अगर चारों वेद के जो जानेंगे उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्म बोलेंगे। चारों वेद का जानकार जो रहेंगे, चारों वेद के बारे में जो जानकारी रखेंगे उसको क्या बोला जाएगा गुरु? चारों को पढ़ेंगे उसको, उसको ब्रह्म बोला जाएगा। ब्रह्म, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म ब्रह्म, चारों वेद के जो जानकार रहेंगे उसको। चलिए लॉक कर दीजिए ए को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है, क्या ऋग्वेद में वर्णित है? क्या वर्णित है गुरुजी? कितना वर्णित है? ऑप्शन देखिए, 1 में 11 मंडल 1020 सूक्त, बी में है 10 मंडल 1026 सूक्त, सी में है 12 मंडल 1022 सूक्त और डी में है 10 मंडल 1028 सूक्त। बताइए ऋग्वेद में। तो जितने कोई आप लोग डी के साथ जा रहे हैं लिख के रख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा है और आने वाला दिन में भी पूछेगा, हमेशा पूछता है ये वाला, जिसमें 10 मंडल रहता है और क्या रहता है? 28, मतलब 1028 सूक्त रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के बीच स्क्रीन में आ चुका है। 19 का जवाब दीजिए। 19 आपसे पूछ रहा है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं का कहने का मतलब 19 का आपको जवाब देना है। ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए में क्या बोल रहा है? ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी में है अथर्ववेद। तो ये भी ऋचाओं का बोल रहा है, तो यानी ए ही होगा। ऋग्वेद को ही आप लोग लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, इसमें हम लोग आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एमसीक्यू के द्वारा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? आपको पूछा जा रहा है जो ऋग्वेद का 9वें मंडल है, सॉरी, टोटल कितना मंडल आपको बताया गया है? टोटल हम लोग थोड़ा देर पहले अब देखे थे। टोटल मंडल अब देखने के लिए आपको मिले कितना गुरुजी? टोटल हम लोग 10 मंडल देखे हैं। तो 10 मंडल में जो 9वां मंडल है उसके बारे में से बोला जा रहा है, किसके बारे में बताया गया उसको जवाब देना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहले देव शिव के बारे में, मतलब देवता शिव के, और देवता सोम के बारे में, देवता ब्रह्मा के बारे में, और देवता विष्णु। मतलब शिव, सोम, ब्राह्मण और विष्णु कौन सा भगवान के बारे में बोला गया है उसको बताना है 9वें मंडल में। तो जितने कोई आप लोग जा रहे हैं किसके साथ? भगवान स्वयं के बारे में है, देवता सोम बोलिए उसके अंतर्गत, तो यानी बी को आप लोग लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 21 आ गया है। 21 का पहले आप लोग देखिए ऑप्शन, उसके बाद में इसका जवाब दीजिए। आपसे पूछ रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित, क्या रचित? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब आपसे गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, इसको हम लोग कहाँ से लिए हैं उसको जवाब देना है। ऑप्शन एक देखिए, 10वें मंडल से, तीसरे मंडल से, 7वें मंडल से या 9वें मंडल से। कौन सा मंडल से हम लोग लिए हैं गायत्री मंत्र को, उसको बताना है। तो आप लोग बिल्कुल इसमें बी को लॉक कर रहे हैं, यानी तीसरे मंडल, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीसरे मंडल यानी बी को लॉक कर दीजिए, आप लोग का बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है गुरुजी? 22 पूछ रहा है वेद के संकलनकर्ता, मतलब उसको इकट्ठा करने जमा करने वाला काम किए हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको बताना। ऑप्शन देखिए कौन ऋषि थे? महर्षि ऋषि दैवपायन वेद व्यास। बी में देखिए महर्षि कृष्ण आचार्य जी। सी में है महर्षि कृष्ण सप्तऋषि। डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 का जवाब दीजिए। तो जितने कोई वेद व्यास के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। वेद व्यास के साथ जितने कोई जा रहे हैं आप लोग का सभी का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 23 क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है गुरुजी? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है उसको जवाब देना है। सबसे पुराना पुराण है, उपनिषद है, वेद है या धर्मसूत्र है? चलिए जवाब दीजिए। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ के बारे में बात किया जा रहा है। तो जितने कोई आप लोग वेद के साथ जा रहे हैं, हम लोग 4 वेद देखे हैं, इसी के अंतर्गत आपको आ जाएगा। 4 वेद है, चारों वेद जो कि सबसे पुराना है। सबसे पहला कौन होता है गुरुजी? पहला होता है ऋग्वेद। सेकंड में कौन होता है बताइए? सोमवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सबको याद आप लोग कर लीजिएगा। किस प्रकार से क्लास लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि यार नेक्स्ट क्लास आप लोग को लाया जा सके। सभी को आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और क्लास कंटिन्यू किया जाए, लगातार लाया जाए। आप लोग सभी को क्लास देखने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद और सभी को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।